अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 29 जून 2020। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ, वो है एनएफसी अपॉइंटमेंट। अच्छा, आज मैं यो आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। ये तमाम एडिटोरियल और ओपिनियंस के हैं, तकरीबन 24 पेजेस हैं। लेकिन जो एडिटोरियल आज मैं आपको करा रहा हूँ उसके मीनिंग्स जो मैंने लिखे हैं ये आपको मिल जाएंगे तकरीबन, मेरे हाल में पेज नंबर 13 है। तो इसका मैं लिंक जो है वो आपको वहाँ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। अच्छा, एक तो ये आज का एनएफसी का एडिटोरियल है। इसके अलावा एक पहले भी मैं आपको एडिटोरियल करा चुका हूँ एनएफसी के हवाले से, उसमें पूरी डिटेल थी, और एक ओपिनियन भी है एनएफसी के हवाले से। तो उन दोनों के लिंक्स भी हैं ना, वो मैं यूट्यूब के कमेंट में दे दूँगा। तो ये देखने से पहले आप वो दो वीडियोज़ भी लाजमी देख लीजिएगा एनएफसी के हवाले से। चलें आज चलते हैं आज के एडिटोरियल की जानिब। एनएफसी अपॉइंटमेंट। अब बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था और उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं उनको क्या अपॉइंट कर दिया था, क्या किस तरह, एज मेंबर ऑफ द 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो इस पे वो काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हुआ था, क्योंकि उसमें कहा गया था कि भाई जब वज़ीर आज़म मौजूद नहीं होंगे तो ये इस कमीशन की जो है वो क्या करेगा, इसको प्रिजाइड ओवर करेगा, इसको मतलब एक तरीके से आप कह लें उसकी सदारत करेगा, और सारे मेन डिसीजंस जो डेलिब्रेशंस होंगी, बहस में बातें होंगे इस एनएफसी के हवाले से। तो उन्होंने कहा ये सारे जो है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन फाइनेंस तो वो देखेंगे। तो उस हवाले से इन्होंने तनकीद की है। पहले भी तनकीद हुई थी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और इसको जो है वो कालादम करार दे दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है ना वो पिछले हफ्ते इसको वैलिडेट कर दिया। किस चीज़ को? इसकी जो अपॉइंटमेंट थी हफीज़ शेख की अपॉइंटमेंट, कि ये जो है ये गैर आइनी है। तो उन्होंने कहा ये किसी के लिए भी ये सरप्राइज़ की बात नहीं थी, अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि जब ये तश्कील दिया जा रहा था कमीशन तो तभी पता चल रहा था कि भाई ये गैर आइनी काम हो रहा है। तो आगे जाके इसमें सुपीरियर कोर्ट की जानिब से लाजमी जो है वो इसे कालादम करार दे दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। इसको हम देख लेते हैं कि क्या इसके रिपरकशंस होंगे कि ये डिसीजन आया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का। उनका इट वाज ऑब्वियस। ऑब्वियस क्या होता है? कोई चीज़ ज़ाहिर हो, पता हो, क्योंकि जब ये किया जा रहा था तो तब भी लोगों को पता था, क्योंकि बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बाद में जाके पता चलता है कि वो ठीक थी कि नहीं, लेकिन बाज़ चीज़ें करते हुए भी आपको पता होता है आप गलत काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा इट वाज ऑब्वियस, यानी कि ये ज़ाहिर था। किससे ज़ाहिर था? टू एवरीवन, हर किसी को पता था। डैट द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, के ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। किस चीज़ का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर? अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज़र ऑन फाइनेंस, जिसके ज़रिए और जिस ऑर्डर के ज़रिए जो है वो तैनाती की जा रही थी। किसकी? प्राइम मिनिस्टर एडवाइज़र ऑन फाइनेंस के। किस तरह तैनाती की जा रही थी? एज मेंबर ऑफ द 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन एंड ऑथराइजिंग हिम। ऑथराइज करना क्या होता है? किसी को आप कह लें कि जी किसी को आप परमिशन देना, पावर देना कि वो कुछ काम कर सके, इख्तियार देना। और इसमें क्या हुआ? उन्होंने ऑथराइजिंग हिम किस चीज़ का इख्तियार दिया? टू प्रिजाइड ओवर द डेलिब्रेशंस, कि वो प्रिजाइड ओवर करे, यानी कि वो क्या करे? टू होल्ड अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एज चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसकी वो सदारत करे किस चीज़ की? ओवर द डेलिब्रेशंस ऑफ द एनएफसी के। एनएफसी जो उनसे भी कमीशन के इजलास वगैरह होंगे तो उसमें जितने भी बहस में बासा होगा, डेलिब्रेशन, तो वो करे इन दी एब्सेंस ऑफ प्रीमियर, यानी कि किसकी गैर मौजूदगी में? प्रीमियर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में यहाँ पे। तो इसको सारा इख्तियार दे दिया गया था। ये जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं किस में? ऑन फाइनेंस, उसको इख्तियार दे दिया गया था। अच्छा, और क्या है? हु ऑल्सो होल्ड्स अ फाइनेंस पोर्टफोलियो, और इसके पास क्या है? फाइनेंस का कलमदान भी है। वुडंट विदस्टैंड जुडिशल स्क्रूटनी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि मतलब सारों को पता था कि इसको दिया गया इख्तियार ये नहीं विद स्टैंड करेगा जुडिशल स्क्रूटनी। विद स्टैंड करना क्या होता है? क्योंकि कोई भी डिसीजन वगैरह होता है तो वो चैलेंज जो है हो जाता है वहाँ पे हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा ये स्क्रूटनी है, जुडिशल स्क्रूटनी, कि उसको नहीं विद स्टैंड कर सकेगा। विद स्टैंड मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। विद स्टैंड होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट आप रेजिस्टेंस जो है वो शो करना। अब ज़ाहिर है भाई अगर एक चीज़ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई है तो वो किस तरह जो है वो जुडिशल स्क्रूटनी पे जो है वो पूरा उतर सकता है। तो बेसिकली इसमें ये इन्होंने कहा गया है कि जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था तो तभी सारों को पता था कि ये अपॉइंटमेंट हो रही है इसके एडवाइज़र ऑन फाइनेंस की प्राइम मिनिस्टर के, तो वो विद स्टैंड नहीं कर सकेगा जुडिशल स्क्रूटनी, क्योंकि ये बिल्कुल गैर आइनी अपॉइंटमेंट थी।
The advisor's appointment is a stand-in for the Federal Minister for Finance and the illegal TOR seeking to slash provincial shares from federal tax resources and spitted political opposition and legal challenges. अच्छा, अब इसमें हमने क्या देखे, उनका एडवाइजर्स अपॉइंटमेंट, जो इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी किस तरह, एज अ स्टैंड इन क्या होता है, आप मतबादल किसी तौर पे किसी और की जगह हो ना, जिस तरह अगर कोई हमारे पास सीरीज़ चल रही हो और दरमियान में कोई जो है वो कैप्टन ज़ख्मी हो जाए, वो ना सीरीज़ कंटिन्यू कर सके, तो हम कहते हैं कि जी स्टैंड इन कैप्टन आया, यानी मतबादल कोई आया है। तो यहाँ पे भी क्या बात कर रहे हैं कि ये एडवाइज़र आया था, वो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे थी, एज अ स्टैंड इन, यानी किसी की जगह ले रहा था वो, और किसकी जगह ले रहा था, फॉर द फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, इसकी जगह ले रहा था। एंड इलीगल TORs, और दूसरी चीज़ें क्या थी हमारे पास, एक तो ये इसकी अपॉइंटमेंट थी स्टैंड इन के तौर पे, फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के तौर पे, और साथ हमारे पास क्या था, इलीगल TORs थे। TORs क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस इन्हें बोलते हैं, और ये क्या होता है कि पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट, जब भी कोई आपके पास कोई मीटिंग हो, प्रोजेक्ट हो, तो आप क्या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड करते हो कि हमने क्या काम करना है, किस तरह करना है, किस तरह हमने अपना कॉमन गोल जो है वो उसको अचीव करना है, किस तरह हमने नेगोशिएशन करनी है, और कोई भी इस तरह की कोई चीज़ जो प्रोजेक्ट के हवाले से आपने करनी हो ना, तो उसको हम कहते हैं कि जी आपने TORs तय कर लिए, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर लिए। तो उन्होंने कहा ये एक तो ये इलीगल टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, अभी अब आगे चल के देखते हैं कि वो किस तरह कह रहे हैं कि TORs जो हैं वो इलीगल थे, और ये क्या कोशिश थी इन TORs की, कि सीकिंग टू स्लैश प्रोविंशियल शेयर्स फ्रॉम द फेडरल टैक्स रिसोर्सेज, के उसकी कोशिश ये थी कि क्या रहे थे ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस, के जी ये स्लैश किया जाए, इनके प्रोविंशियल शेयर्स हैं ना उनको कम किया जाए। कहाँ से, फ्रॉम फेडरल टैक्स रिसोर्सेज, के जो अनडिविजिबल पूल होता है जहाँ से इधर डिवाइड होते हैं पैसे सारे सूबों को, तो वो कोशिश थी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ज़रिए है ना कि इनके प्रोविंशियल शेयर्स को जो है वो कम कर दिया जाए। अच्छा, और साथ क्या थी, और साथ उन्होंने कहा जी ये हमारे पास एंटिसिपेटेड पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी, और साथ लीगल चैलेंजेस भी थे। तो बेसिकली इन्होंने इस पे किस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाई है कि एक तो ये इसकी अपॉइंटमेंट थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, और फिर उसके ज़रिए जो इलीगल TORs के ज़रिए कोशिश की गई कि किस तरह सूबे जो हैं वो अपना जो इनको हिस्सा मिलता है उससे जो है वो वॉलंटरली जो है इसको छोड़ दें, मतलब मुकम्मल तौर पे ना छोड़ें, लेकिन अभी आगे आप देखेंगे वो जो 7% की बात आई थी कि सूबे जो है ना वो 7% जो है इंडिविजिबल पूल का हिस्सा छोड़ दें, उस हवाले से बात हो रही है। अभी आगे उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो उन्होंने कहा लिहाजा ये सारी डिटेल बताने के बाद कि कह रहे हैं कि देयरफॉर the Balochistan High Court decision last week invalidating Hafiz Sheikh's appointment for being unconstitutional wasn't a surprise. उन्होंने कहा लिहाजा जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला आया है, डिसीजन आया है, कब आया, लास्ट वीक आया, और उसमें उन्होंने क्या किया, इनवैलिडेटिंग कर दिया। इनवैलिडेटिंग यहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ है, हमारे पास जेरेंट के तौर पे हमारे पास यूज़ हुआ है, और यहाँ पे इसका क्या मतलब है, किसी चीज़ को जो है वो कालादम करार दे देना। और बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने ये जो अपॉइंटमेंट थी इसकी हफीज़ शेख की, इसको इनवैलिडेट जो है वो कर दिया था। क्या कहते हुए, फॉर बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है, गैर आइनी है, वाज़न्ट अ सरप्राइज। तो उन्होंने कहा ये जो फैसला आया है बलोचिस्तान हाई कोर्ट का वो बिल्कुल भी जो है वो अचंभे का बायस नहीं था, सबको पहले ही पता था कि अगर आप गैर आइनी काम करोगे तो ये जुडिशल स्क्रूटनी को जो है वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, और ये जो अपॉइंटमेंट है वो कालादम करार दे दी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। Nor did the ruling against the agenda other than determination of the formula for vertical and horizontal division of tax resources between the centre and provinces set in the notification that constituted a new commission shock anyone. उनका ना ही क्या है ये रूलिंग, ये फैसला किसका, अगेंस्ट एजेंडा, कि ये एजेंडा था कि जिसमें उन्होंने कहा गया था कि भाई सूबे जो हैं वो अपना हिस्सा वॉलंटरीली कम कर दें। तो उन्होंने कहा इसके अगेंस्ट भी रूलिंग आई थी, तो वो भी कोई अचंभे का बायस नहीं थी, अदर देन द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूले फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन, यानी कि इसके अलावा, अदर देन इसके अलावा क्या चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूले फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन। क्योंकि देखें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ही मेन चीज़ होती है जो आपने NFC में करनी होती है। जब हमारे पास वफाक से जो है वो सूबों के पास पैसे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो आपस में जो सूबे जो हैं बाद में जब तकसीम करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो कोर्ट ने भी क्या कहा, वो जो इनके इलीगल TORs थे उसको तो उन्होंने नेगेट किया कि जी आप वो नहीं कर सकते कि जी सूबे जो हैं वो अपना जो हिस्सा जो जायज़ बनता है उसको छोड़ें। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने
उसको उसके खिलाफ तो उन्होंने फैसला दिया, लेकिन ये चीज़ थी ना, उन्होंने कहा ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये देखें ना, ये कह रहे हैं कि अदर देन डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूले, यानी ये चीज़ तो ज़ाहिर है डिसाइड करनी पड़ेगी, डिटर्मिन करना पड़ेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ टैक्स रिसोर्सेज कैसे होनी है, कहाँ किसके दरमियान, बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस के, इनके दरमियान कैसे होनी है। तो कोर्ट ने कहा ये तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपने इलीगल TORs बनाए हैं ना, तो वो जो है ना, वो एक तरीके से उन्होंने उसको कलअदम करार दिया। और साथ ही वो अपॉइंटमेंट भी थी किसकी, हफीज़ शेख की। अच्छा, अब उन्होंने क्या क्या है, बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस सेट इन द नोटिफिकेशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन द न्यू कमीशन। तो उस पूरे जो नोटिफिकेशन था उसमें सिर्फ उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने सिर्फ वो जो तय करना है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपने करनी है, बाकी चीज़ें जो है ना वो कलअदम। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, शॉक सेट इन नोटिफिकेशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन न्यू कमीशन शॉक एनीवन। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि भाई ये फैसला आया कि जी आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसी को डिसाइड करना है, बाकी तमाम चीज़ें इलीगल हैं। तो उन्होंने कहा ये किसी ने इसको क्या है वो शॉक नहीं किया, यानी किसी ने भी इसे हैरानी में, किसी को भी हैरानी में मुब्तला नहीं किया। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड NFC आर बाउंड टू फुली इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, एंड NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन है, वो क्या है, आर बाउंड टू, लाजिम है उन पे क्या करने के लिए, टू फुली इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, के वो नाफिज करें मुकम्मल तौर पे किसे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को। हैंस लिहाजा द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स शुड यूटिलाइज जॉइंट एफर्ट्स। उनका जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है हमारे पास, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, वो क्या करें, शुड, लाजमी, यूटिलाइज। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉरल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है शुड, और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यूटिलाइज आया हुआ है। तो उन्होंने कहा जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं वो लाजमी क्या करें, यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें, क्या करें, जॉइंट एफर्ट्स, अपनी मुश्तरका कोशिशें क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फेडरेशन, कि आप मजबूत करें फेडरेशन को, रादर देन, ना कि रेसिंग फॉर अ मेजर शेयर ऑफ NFC, ना कि आप पीछे भागें कि आपको ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिल जाए किसमें, NFC में। द कोर्ट रूल, और अपने फैसले में कोर्ट ने ये कहा। तो बेसिकली सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ जो डिटर्मिनेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो आपने करनी है, बाकी जो फैसले हैं वो बिल्कुल सारे क्या हैं, गैर आईनी हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं, द PTI गवर्नमेंट हैज़ seldom tried to conceal its dislike of devolution of administrative powers to the provinces under the 18th Amendment or their greater fiscal space under the 7th NFC, which अच्छा यहाँ तक रुकते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा, devolution क्या होता है, जब आप जो है कह लें कि ट्रांसफ़र कर लें पावर, किसको, डेलीगेट कर दें नीचे। ठीक है, क्योंकि ये पावर जो है हमारे पास 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि हमारे पास जो उसमें सूबों को जो है वो इख्तियारात मिले थे ना, डेवोल्यूशन हुई थी। तो उन्होंने कहा PTI गवर्नमेंट जो है वो उसने कम ही किया होगा। क्या चीज़, कंसील होता है किसी चीज़ को छुपाना। तो उन्होंने कहा कम ही इस चीज़ को उन्होंने छुपाया होगा PTI वालों ने, किस चीज़ को, इट्स डिसलाइक ऑफ डेवोल्यूशन, के जो इसकी नापसंदीदगी का इजहार किया था किसके हवाले से, डेवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू प्रोविंसेस, के जो डेलीगेट हुई थी पावर्स, इंतजामी जो पावर्स थी किन्हें, प्रोविंसेस को, अंडर द 18th अमेंडमेंट। तो उन्होंने कहा इन्होंने शाज़िर और नाज़िर ही कभी जो है वो इस चीज़ को, अपनी नापसंदीदगी को छुपाया है कि इन्होंने PTI वालों ने, और देयर ग्रेटर फिस्कल स्पेस अंडर द 7th NFC। एक तो इनको उन्होंने कहा है कि इस बारे में इनको मतलब कभी इसको इन्होंने पसंद नहीं किया कि भाई किस तरह 18th अमेंडमेंट में जो है वो जो फेडरल के इख्तियारात थे वो नीचे सूबों को दे दिए गए, और साथ ही उन्होंने कहा यो ग्रेटर फिस्कल स्पेस के ज़्यादा जो रिसोर्सेज थी वो भी मिल गई सूबों को अंडर द 7th NFC, कि 7th NFC था क्योंकि उसके अंदर जो डिसाइड हुआ था कि किस फार्मूले के तहत जो है वो वफाक से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो डिवाइड होगा सूबों को। तो उन्होंने कहा एक वो उन्हें पसंद नहीं था 18th अमेंडमेंट में जो पावर्स मिल गई सूबों को, और दूसरी चीज़ें जो ज़्यादा पैसे मिल गए अनडिविजिबल पूल की वजह से किसे, सूबों को, विच कंटिन्यूज टू ऑपरेट। उन्होंने कहा ये 7th NFC अवार्ड जो है वो अभी भी ऑपरेट कर रहा है डिस्पाइट द एक्सपायरी ऑफ इट्स 5-year टर्म इन 2015। उन्होंने कहा इस बात के बावजूद कि ये जो है इसकी टर्म जो है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है 2015 में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7th NFC अवार्ड इससे चल रहा है कि उसके बाद से जो है वो कोई कि किस तरह डिवीज़न होनी है, डिवाइड होनी है रिसोर्सेस वफाक से सूबों में, तो उसके जो है कोई अमल जो है वो तय नहीं पाया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है वो 7th NFC अवार्ड के तहत ही जो फार्मूला हुआ था उसी के तहत ही जो है वो अनडिविजिबल पूल से जो है वो सूबों को रिसोर्सेस तकसीम करेंगे। तो ये यहाँ पे भी वही बात करें कि 7th NFC अवार्ड के तहत ही जो फार्मूला था उसके तहत जो है वो डिवीज़न हो रही है रिसोर्सेज की अभी तक।
इट वॉजेंट एक्सपेक्टेड, इट वॉजेंट अनएक्सपेक्टेड। उन्होंने कहा ये ऐसा जो है ये नहीं है कि हम मतलब इट वॉजेंट अनएक्सपेक्टेड कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होगा, कोई अलग बात नहीं थी, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट ने कभी इस बात से जो है कभी इनकार किया ही नहीं है। अगर आप उनके बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स वगैरह को भी देखें तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई काफ़ी नुकसान हुआ हमारे फेडरेशन को इस 18th अमेंडमेंट से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम पैसे दे देते हैं सारे सूबों को तो हमारे अपने पास चलाने के लिए हैं वो पैसे नहीं रहते। तो आगे आप देखेंगे राइटर ने कहा है कि क्या करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कि किस तरह उनके पास ज़्यादा रिसोर्स आएँ, बजाय इसके कि वो सूबों को तनकीद करें कि क्या उनको करना चाहिए कि उनके पास अपने पास ज़्यादा रिसोर्स हों। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं द इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, उन्होंने कहा ये बढ़ता हुआ एक्सपेंडिचर खर्चा स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ डेट पेमेंट्स, ख़ास तौर पे किसकी वजह से, ये डेट पेमेंट्स में देना पड़ता है वफाकी हुकूमत को वो, एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और जो हमारे पास जो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, एंड श्रिंकिंग टैक्स कलेक्शंस। और उन्होंने कहा ये वो सुकड़ती हुई हमारी टैक्स कलेक्शंस है, उसने क्या किया है वाइडन द रिसोर्स गैप, कि अब जो रिसोर्स होती है ना हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर है रिसोर्स होंगी वफाक के पास तो वही आगे डिवाइड होंगी ना सूबों को, तो उन्होंने कहा इन वजूहात की वजह से ये जो हमारे पास डेट पेमेंट्स है इसमें इजाफा, फिर इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे हमारा पैसा लग रहा है वो, और इसके अलावा जो है हमारी श्रिंकिंग टैक्स कलेक्शंस है उन्होंने बढ़ा दी है। क्या ये रिसोर्स गैप है इन द पास्ट 2 years, इनका पिछले 2 सालों में जो है ना वो हमारे रिसोर्स गैप में जो है वो इजाफा हो गया है, यानी कि हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं हैं वफाक के पास कि वो सूबों को दे सकें। इन द कॉन्ट्रैक्टिंग इकॉनमी, यानी कि सुकड़ती हुई मईशत में क्या है, द सेंटर इज स्ट्रगलिंग, सेंटर है वफाक है वो क्या कर रहा है मुश्किल में, स्ट्रगलिंग टू पे इट्स बिल्स, यानी कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने बिल जो है वो अदा कर सके, वो मुश्किलात का शिकार है। इवन ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड एक्सपेंडिचर कट्स आरंट हेल्पिंग। ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स आर अटेम्प्ट्स टू सिग्निफिकेंटली कर्टेल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब आप कोशिश करते हो कि आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर लो और क्या करो इन एन एफर्ट के क्यों करो, या आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कट क्यों लगाओ, टू कंट्रोल पब्लिक सेक्टर डेट, कि आप इसका जो पब्लिक सेक्टर का डेट है उसको कंट्रोल कर सको, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे while a nation is in jeopardy। उनका ख़ासतौर पर जब मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो तो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट यूज़ करती है। लेकिन उन्होंने कहा ये ऑस्टेरिटी मेजर्स है, ये एक्सपेंडिचर में जो कट लगाया है हुकूमत ने, वो क्या है, एक्सपेंडिचर कट्स आरंट हेल्पिंग, उन्होंने कहा ये मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। सच गिमिक्स, गिमिक्स क्या होते हैं, कोई आप चीज़ एक करने की कोशिश करो, कोई ट्रिक करो या कोई चीज़ अटेंशन लेने के लिए कर लो, पब्लिसिटी के लिए कर लो, लेकिन क्या है उसका कोई बेनिफिट ना हो ना, तो हम इसको कहते हैं कि बस आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, असल में इसका कोई मकसद नहीं है, तो इसको हम गिमिक बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ये बात करते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स की पब्लिक स्पेंडिंग में कट की, तो ये भी एक तरह का गिमिक ही है, यानी कि असल में इसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे ही मतलब ले रहे हैं कि जी हमने कट लगा दिया है, इसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स ले ली हैं, एक्सपेंडिचर में कट लगा दिया, तो उन्होंने कहा इस चीज़ों से जो है वो हेल्प नहीं होगी। आप आगे क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एनलार्जिंग द साइज ऑफ द टैक्स पाई बाय वाइडनिंग द टैक्स टू मीट इट्स राइजिंग एक्सपेंडिचर, उनका बजाय इसके ये एनलार्ज करें, बढ़ाएं क्या ये टैक्स पाई है, क्योंकि देखें जितना आपका टैक्स कलेक्ट होता है वही सूबों में आगे क्या है तकसीम होता है, तो उन्होंने कहा इसको आप जो टैक्स पाई है उसको इनलार्ज करो, उसको बड़ा करो, क्योंकि अगर आपने उसको बड़ा कर लिया तो जो वफाक कहते रहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं, सारे पैसे तो हम आगे सूबों को दे देते हैं, तो अगर आपके अपना पाई ही बड़ी हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो शेयर है, जो कलेक्शन है टैक्स की बड़ी हो जाएगी, तो जब आप सूबों को दे भी दोगे पैसे तो आपके अपने पास पैसे बच जाएंगे। तो उनका बजाय इसके कि आप अपने जो टैक्स पाई है उसको बड़ा करो बाय वाइडनिंग द नेट। वाइडनिंग द नेट का मतलब है कि आप ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लेके आओ, ताकि ज़ाहिर है जितने ज़्यादा लोग होंगे टैक्स नेट में टैक्स देने वाले तो कलेक्शन में इजाफा होगा। तो उनका बजाय इसके कि आप इजाफा करो टैक्स नेट में क्या करने के लिए, टू मीट इट्स राइजिंग एक्सपेंडिचर, कि आपके जो बढ़ते हुए खर्चे हैं वो पूरे हो सकें। गवर्नमेंट लाइक इट्स प्रेडिसेसर, लेकिन इनका जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ पीटीआई पे तनकीद नहीं करे, जो पिछली हुकूमती प्रेडिसेसर जो इससे पिछले थे उस पर भी तनकीद करें कि लाइक इट्स प्रेडिसेसर वांट्स द प्रोविंसेस टू कंट्रीब्यूट फंड्स टू पे फॉर ग्रोइंग सिक्योरिटी एक्सपेंसेस। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो सूबे हैं वो कंट्रीब्यूट करें, यानी कि वो अपना जो है वो जायज़ हक वो छोड़ें, एनएफसी में इनका बनता है क्या करने के लिए, टू कंट्रीब्यूट फंड्स टू पे फॉर ग्रोइंग सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, ताकि वो
पैसे दे सके वफाक के से, ये सिक्योरिटी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। SOE लॉसेस, SOE क्या होते हैं? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। हमारे पास ये PIA हो गई, स्टील मिल हो गई, तो उसके लॉसेस हो रहे हैं। उन्होंने कहा वो पूरा करने के लिए भी जो है वो क्या करें, सूबे जो हैं वो मदद करें। और साथ क्या है, सब्सिडीज़, जो सब्सिडीज़ भी हुकूमत दे रही है। उन्होंने कहा SOE लॉसेस में, सब्सिडीज़ में, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस में, डेट रीपेमेंट्स में, और डेवलपमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड KP's ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा इन तमाम चीज़ें की जो है वो डेवलपमेंट पर, इन पर जितना सारा ख़र्चा आ रहा है इन सारी चीज़ों पे, तो उन्होंने कहा कि प्रोविंसेस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें फ़ंड्स। और वो किस तरह करेंगे कि ज़ाहिर है जो अनडिविजिबल पूल है उसमें से अगर वो अपना शेयर कम करेंगे तो तभी मुमकिन है कि वफाक जो है वो इन सारी चीज़ों पे जो है वो ख़र्चा कर सके। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? इवन इफ द प्रोविंसेस एग्री टू पे 7% ऑफ द अनडिवाइडेड टैक्स पूल एट द कास्ट ऑफ देयर ओन डेवलपमेंट एज डिमांडेड बाय द सेंटर। अच्छा, अब इसमें कितना, सेंटर ने कितना डिमांड किया? 7%। कहने का जो अनडिवाइडेड टैक्स पूल है ना, उसमें से 7% जो है वो सूबे अपना हक छोड़ दें, ताकि हम ये जितने भी सारे ये सिक्योरिटी एक्सपेंसेस हैं, SOE लॉसेज हैं, सब्सिडीज़ हैं, डेट रीपेमेंट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP's ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन्होंने कहा उसके पैसे जो हैं वो हम क्या कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, पूरे कर सकें। तो उन्होंने कहा अगर सूबे जो हैं वो एग्री भी कर जाते हैं कि हम 7% जो है वो अपना अनडिवाइडेड टैक्स पूल जो है वो हम छोड़ देते हैं एट द कॉस्ट ऑफ, यानी कि ज़ाहिर है अब अगर वो 7% छोड़ेंगे तो उनको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन डेवलपमेंट। तो ज़ाहिर है फिर वो अपने जो सूबे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे एज डिमांडेड बाय द सेंटर, कि जिस तरह सेंटर ने डिमांड किया है कि आप अपना जो 7% है अनडिवाइडेड टैक्स का वो आप अपना फोरगो कर दो। लेकिन राइटर कह रहे हैं प्रॉब्लम विल रिमेन, प्रॉब्लम जो है वो फिर भी रहेगी कि अगर ये वो कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब आप सब कुछ कर दोगे तो फिर सूबे जो हैं वो अपने डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है वो मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी 7% जो है वो सूबे अपना हक छोड़ दें, उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा। और वो क्या कह रहे हैं कि सोल्यूशन किस चीज़ में है, क्या करना होगा? द सोल्यूशन लाइज इन अर्जेंटली एक्सपेंडिंग द टैक्स नेट। उन्होंने कहा ये सोल्यूशन इसमें है, हल इस सारे मसले का ये है कि आप फ़ौरन जो है क्या करो, टैक्स नेट में इजाफा करो, फॉर डबलिंग द एग्जिस्टिंग टैक्स टू GDP रेशियो, के जितनी भी अभी हमारे पास टैक्स टू GDP रेशियो है, ये मैंने सारे ये इसमें विकीपीडिया से लिखा भी हुआ है, तो ये आप इसको यहाँ पे पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड करके WPS ऑफिस में ओपन कर लीजिएगा। उन्होंने कहा आप एक टैक्स नेट को बढ़ाएं कि एग्जिस्टिंग टैक्स टू GDP रेशियो है इसको डबल करें, और उन्होंने कहा ये आप करें कि इसको टैक्स टू GDP रेशियो को डबल करें और क्या ना करें, एंड नॉट इन एम्बिशिंग द प्रोविंसेस थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज। और एम्बिश करना होता है आप किसी को एकदम परेशान कर दो, किसी को कॉन्फ्रंट करो एकदम ही अनएक्सपेक्टेडली विद अनवेलकम क्वेश्चंस, तो एक तरह से आप हमला कर दो, ठीक है, बयानात के ज़रिए भी, और बिल्कुल आप अगले को परेशान करके रख दो। उन्होंने कहा आप अपने GDP टैक्स टू GDP रेशियो को डबल करो, और ना करो, क्या ना करो कि प्रोविंसेस को है आप परेशान करना शुरू कर दो। किस तरह परेशान करो? थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज, गैर आईनी तरीक़ों से आप सूबों को परेशान कर दो। उनका इस मसले का हल नहीं है कि आप उनको परेशान करना शुरू कर दो कि जी आप अपना 7% जो है अनडिविजिबल पूल उसमें से अपना हक छोड़ दो। उन्होंने कहा आपको क्या करना चाहिए, टैक्स टू GDP रेशियो जो है इसको ये क्या है डबल करना चाहिए, और अगर आप जो टैक्स की कलेक्शन है वो ज़्यादा कर लोगे तो आपकी अपनी पाई जो है टैक्स पाई वो बढ़ जाएगी, तो फिर सूबों को देने के बाद भी जो है वो आपके पास बच जाएगा, और सिक्योरिटी और जो SOE लॉसेज और सब्सिडीज़ आप जो भी देते हैं तो आप वो भी दे लेंगे, और सूबों को भी जो है वो अपना जायज़ हक जो है उससे महरूम नहीं होना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था जिसमें बेसिकली तनकीद की गई थी हमारे पास कि किस तरह जो है वो हमारे पास NFC में अपॉइंटमेंट की गई इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए, और ये बता रहे हैं कि किस तरह हमारे पास वफाक चाह रहा है कि एक तो उन्होंने ये बताया कि भाई वो हमेशा से उनकी कोशिश थी कि भाई ये गलत फ़ैसला हो गया 18 अमेंडमेंट का, कि जिसके ज़रिए है वो डेलीगेट हुई पावर्स हमारे पास वफाक से कहाँ पे सूबों के पास मुंतकिली हुई। और साथ ही वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसको जो है एक तो उन्होंने इसकी NFC की बात की है कि किस तरीके से जो है वो इसको अपॉइंटमेंट इसकी गलत थी, और साथ उन्होंने बताया कि जो 7% कट मांग रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है वफाक की जानिब से। उन्होंने कहा इनको अपने टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, और ब्लेम जो है वो सारा सूबों पर नहीं डाल देना चाहिए कि भाई हम सारे पैसे सूबों को दे देते तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। उनको आपको ख़ुद देखना चाहिए कि आपने अपने जो है टैक्स नेट कैसे बढ़ाना है, बजाय इसके कि आप हो सूबों को परेशान करना शुरू कर दो गैर आईनी तरीक़ों से। बाकी अब यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी ये 2 वीडियोज़ हैं जिनका मैंने आपका जिक्र किया था वो मैं यूट्यूब में जो है वो 2 कमेंट्स जो हैं उसमें दे दूँगा, तो वो दोनों वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।